प्यारे साथियों, आज हम सब लोग इस देश के उन चंद दुर्लभ नेताओं में से एक जिनका सार्वजनिक जीवन 5 दशक से अधिक का रहा है, रफीकुल मुल्क धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी की दूसरी बरसी मना रहे हैं। इस देश के अभूतपूर्व रक्षा मंत्री और सबसे बड़े सूबे के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, लोगों के बीच स्वाभाविक रूप से बहुत प्यार और इज्जत के साथ नेताजी के रूप में जाने जाने वाले, जमीन से जुड़े हुए और बड़ा दिल रखने वाले, विरोधियों को भी अपने लोक व्यवहार के बूते अपना बनाने की सलाहियत रखने वाले बड़े पाए के समाजवादी नेता, जिन्होंने इस देश के अलग अलग कालखंड में जो महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड़ आए उसमें अपनी सशक्त मौजूदगी दर्ज कराई, अपने ढंग से हस्तक्षेप किया और हमेशा गरीब गुरबों को केंद्र में रखकर नीति निर्माण के लिए विधायिका को बाध्य किया। चाहे वो नहर रेट आंदोलन हो, चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य को अंतिम इंसान तक पहुंचाने का लक्ष्य हो, वो उनकी नीतियों से लगातार झलकता है। किसी भी नेता को हम किस रूप में याद करें, उनका मूल्यांकन किस रूप में करें, इसके सब के अपने अपने पैमाने हो सकते हैं, लेकिन कुछ बातें बहुत ही यूनिवर्सल तरीके से हमसे टकराती आई है। जैसे पूंजीवाद अच्छा और बुरा इन 2 खांचों में नहीं बांटा जा सकता, वैसे ही समाजवाद को लेकर कोई रिलक्टेंस नहीं हो सकता भारत जैसे मुल्क में। और वही इस देश के बहुसंख्यक आबादी वाले तिरस्कृत और उपहासित लोगों को, उनकी गरिमा को, उनकी प्रतिष्ठापूर्ण जिंदगी को सुनिश्चित कर सकता है। पहले के साथियों ने भी आपको बहुत तफसील से बताया होगा कि इस देश में जब जब किसान कमेरे वर्ग के लोगों की हुकूमत होती है, उनको अस्थिर करने की कोशिशें उद्योगपति घरानों की तरफ से शुरू हो जाती हैं और जो नेता उनके हाथ में खेलते हैं उन पर उनका वरदहस्त होता है और वो सरकार हमारी चल नहीं पाती। 1967 में भी डॉक्टर लोहिया ने एक प्रयोग किया था, हम उसको बहुत ही सैद्धांतिक कसौटी पर नहीं कसेंगे। उस वक्त की वह ज़रूरत थी कि उन्होंने तमाम बिखरे हुए विपक्ष को इकट्ठा किया और इस देश में 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई। अब वो चल पाई नहीं चल पाई, 5 साल की मियाद पूरी हुई नहीं हुई, ये एक अलग प्रश्न है। लेकिन फिर जब 77 में कई बड़े सूबे में हम सरकार बनाने में सफल रहे, भारतवर्ष में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ, केंद्र में तो नहीं ही चली, लेकिन केंद्र में उस सरकार के चलते रहने के क्रम में ही 3 प्रमुख सूबों में हमारी सरकार गिरा दी गई और उसमें जनसंघ के लोग, जहां कर्पूरी ठाकुर की सरकार को एक दलित समाज से आने वाले रामसुंदर दास जी को आगे करके गिराया, क्योंकि वहां पर पिछड़ों के लिए इस देश में पहली बार आरक्षण उन्होंने लागू किया। ठीक वैसे ही बनारसी दास को आगे करके राम नरेश यादव जी की सरकार उत्तर प्रदेश में गिरा दी गई और हरियाणा में ताऊ देवीलाल जी की सरकार को गिराया गया और भजन लाल को आगे किया गया। तो
क्या हम प्रयोग बंद कर दें? क्या जरूरी है कि 5 साल सरकार चले ही? और अगर इसको अस्थायी और मजबूत सरकार का हम नाम देंगे तो फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण के उस राइट टू रिकॉल की संकल्पना का क्या हो? इसलिए हम समझते हैं कि इन वर्गों के लोगों के हितों में वही सरकार काम करती है जो थोड़ी मिली जुली सरकार हो, जिसके अंदर थोड़ा लोक लाज हो, जिन्होंने उनको चुना है और अलग अलग रंग और अलग अलग ख्याल के लोग उसका हिस्सा हो। तो 5 साल सरकार नहीं भी चले तो 11 महीने की सरकार ने भी इस देश में मंडल कमीशन की एक सिफारिश को लागू करके दिखाया। और हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन इकहड़ा नहीं हो सकता। जहां विश्वनाथ प्रताप जी को हम लोग पिछड़े वर्ग के उन्नायक के रूप में याद करते हैं, तो निजी जीवन की कुछ पीड़ाओं के चलते जहां उनके एक निर्दोष निरपराध भतीजे को मार दिया गया और उसकी प्रतिक्रिया में दस्यु उन्मूलन के नाम पर फिर से बड़े पैमाने पर निर्दोष लोगों को सरकार ने एनकाउंटर करना शुरू किया और उसकी जद में मुलायम सिंह यादव जी भी आ गए। और अगर चौधरी चरण सिंह जी नहीं होते और नेताजी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया होता तो ये 5 दशक का सफर हम नहीं देख पाते। वो भी सरकारी मशीनरी और सरकारी तंत्र का शिकार हो गए होते और असमय वो चले जाते हमारे बीच से। तो मैं समझता हूं कि जिस भी शख्सियत के अंदर जो भी उज्जवल पक्ष है उसको निश्चित तौर पर एक्नॉलेज किया जाना चाहिए। और जब हम नेताजी को याद करते हैं तो हम देखते हैं कि सिर्फ वेलफेयर स्टेट में सरकारी व्यवस्था को दुरुस्त करना ही राजनेताओं का काम नहीं है, बल्कि एक बड़ा हिस्सा नौकरी का, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो संस्थान है उसका, वो निजी हाथों में चला गया है। तो उन्होंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी पोस्ट ग्रेजुएशन के स्तर पर जो दाखिला होता है उसमें इन वर्गों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया मुख्यमंत्री रहते हुए। एक बार फिर से इस लड़ाई को हमें जिंदा करना है, क्योंकि अजय सिंह विष्ट ने आने के साथ उस रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया और वह छवि नेताजी की भुलाए नहीं भूलती जब 80 साल से ज़्यादा की उम्र में भी जब उपेक्षित समाज के युवजन जो उच्च शिक्षा को हासिल करने के बाद प्रोफेसर बनने का एक नैसर्गिक ख्वाब देखते हैं, उनको सिस्टम से बाहर करने के लिए विभागवार रोस्टर हम लोगों पर लादा जा रहा था। तो ये नहीं चलेगा और फिर से वही 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम व्यवस्था की पुनर्बहाली हो, इसके लिए एक तख्ती लेकर पार्लियामेंट के बाहर बाकी लीडर्स के साथ नेताजी भी खड़े थे। हमारे सामने अलग अलग मोड़ की उनकी अलग अलग संघर्ष की कहानी है, लेकिन उनकी बहादुरी ही कहेंगे कि उस समय प्रचंड बहुमत की सरकार जो वीपी सिंह जी के नेतृत्व में चल रही थी उसके खिलाफ आंदोलन चले और दस्यु उन्मूलन के नाम पर मासूम लोगों का कत्ल नहीं हो, इसके लिए आगरा के सम्मेलन में शरद यादव जी ने और नेताजी ने जो भाषण किया उसके बाद मुश्किल से चौधरी साहब इस बात के लिए राजी हुए कि नहीं, एक मूवमेंट खड़ा किया जाए और इस सरकार को उखाड़ फेंका जाए, और उसमें लोग कामयाब हुए। बाद में वो सारी ताकतें इकट्ठी हुई और हमने 3 बार इस देश में सरकार बनाई जो हम कह सकते हैं कि जिसकी अगुवाई विशुद्ध समाजवादी लोगों ने किया, चाहे वो 77 में हो, चाहे 89 में हो, चाहे 96 में हो। और 96 की सरकार तो इस लिहाज से भी अद्भुत कही जाएगी यूनाइटेड फ्रंट की कि इस देश में पहली मर्तबा किसी आदिवासी समाज से आने वाला आदमी लोकसभा का स्पीकर बना पीएस संगमा के रूप में, और इस देश का कोई पहला दलित आदमी राष्ट्रपति बना वो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार के दौरान ही के.आर. नारायणन के रूप में, जो रबर स्टाम्प नहीं थे, जो अपने विवेक का प्रयोग करते थे। वो पहली सरकार थी जिसमें बड़े पैमाने पर दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग सरकार में भी शामिल थे। सदन के नेता रामविलास पासवान जी थे,
नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर कहे जाते थे। डिफेंस मिनिस्टर स्वयं मुलायम सिंह यादव जी थे। और उसके पहले भी समाजवादियों ने जब सरकार बनाई, आज़ादी के बाद से आज तक किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी ने इस देश के किसी मुसलमान को प्रधानमंत्री तो नहीं ही बनाया, गृह मंत्री तक नहीं बनने देते थे। जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब गृह मंत्री एकमात्र इस देश के हुए, वो समाजवादियों की सरकार, जनता दल की सरकार में 1989 में, नेशनल फ्रंट की सरकार में। तो ये हमारा कमिटमेंट है कि जब एक बड़ी आबादी के नागरिकता बोध पर कुठाराघात होता हो तो इस देश को इकट्ठे कैसे चलाया जाए और गांधी, अंबेडकर, मौलाना आज़ाद के सपनों का भारत कैसे जिंदा रह सके, आगे बढ़ सके, यही हम सब का लक्ष्य है। लोगों ने जब बाबरी मस्जिद को ढाने के लिए कुछ अगलगवा किस्म के लोग चढ़ाई कर रहे थे और जिनको आप उदारवादी कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी को, वो जमीन समतल करने का आह्वान कर रहे थे, उस समय भी जहां बिहार में लालू प्रसाद जी ने आडवाणी के रथ यात्रा को रोका, वहीं उत्तर प्रदेश में उन कार सेवकों पर बल प्रयोग करने का साहस मुलायम सिंह यादव जी ने दिखाया। लोगों ने उनको मुल्ला मुलायम तो मौलाना मुलायम कहना शुरू किया। उनकी एक तारीखी तकरीर हुई कि हमारी दृष्टि एक ही है जो बार बार हम दोहराना चाहते हैं, चाहे हमें कोई मौलाना के नाम से देखता हो, चाहे हमें मुल्ला के नाम से जानता हो, चाहे कोई चौधरी के नाम से देखता हो, चाहे मुलायम सिंह के नाम से देखता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में देखता हो। हमें नहीं पता उनकी मानसिकता कैसी है, वे अपनी अपनी कसौटी पर हमें रख सकते हैं, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारा एक ही मकसद है, इंसाफ और इंसानियत। एक ही लक्ष्य है और वो साफ लक्ष्य है, इसके अलावा ना हमारा कोई दूसरा धर्म है, ना कोई दूसरा नाम है, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। और ऐसे प्रतिबद्ध लोग जब शासन सत्ता में होते हैं तो वो कह पाते हैं कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। और आज भी वही लड़ाई है, आज भी इस देश की एक बड़ी आबादी की वही बुनियादी जरूरत है। और जिसने इस सब दर्द को झेला है, भोगा है, वो जब कभी सत्ता के शीर्ष पर होगा तो निश्चित तौर पर इन वर्गों के सशक्तिकरण के लिए निश्चित रूप से कोई न कोई कदम उठाएगा। एक इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि हमने तय किया है कि हम धोखा खा लेंगे लेकिन धोखा देंगे नहीं। और कई बार मुलायम सिंह जी के साथ धोखा हुआ और बिना इसकी परवाह किए हुए जो 2004 में समाजवादी पार्टी ने हर समाज, हर वर्ग, हर मजहब का समर्थन हासिल किया, उससे भी 2 कदम बढ़ते हुए अखिलेश यादव जी ने इस बार लोकसभा चुनाव में 37 सीटें हासिल करके मुलायम सिंह यादव जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया। पार्टी तो आती है जाती है, नेतृत्व भी बदलता है, लेकिन एक स्टेट्समैन का काम है सिर्फ लोगों की कुछ संकुचित चली आ रही परंपरा के नाम पर जो बातें हैं उनको पैम्पर नहीं करे, बल्कि उनको झकझोड़े भी, झिंझोड़े भी और सेकुलरिज्म को सही सही स्पिरिट में जीने की कोशिश करे। लालू प्रसाद जी को कभी इस बात का खतरा नहीं महसूस हुआ कि हम मुसलमानों को उसका हक हुकूक दिलाने, उसकी हिफाजत करने की बात करेंगे तो हमारा हिंदू वोट नाराज हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ? दंगा भड़कता है तो कैसे सीधे सीधे उनके बीच जाते हैं और एक सप्ताह कैंप करते हैं सीतामढ़ी में। तो ये वोट और इलेक्शन से बहुत परे की चीज़ है और 1-2 दिन में इंसानी सभ्यता नहीं बनी है। हम सब लोग जानते हैं कितने उतार चढ़ाव आए गए, ये फुटनोट में भी कभी दाखिल नहीं होंगे ये 10-12 साल से जो लोग इस देश में तांडव कर रहे हैं। तो नेताजी ने हमेशा यही बताया कि आम लोगों के दुखों से अपने दुख को जोड़ो तो तुम्हारा अपना दुख बहुत छोटा तुमको नजर आने लगेगा। मंडल आंदोलन के वक्त भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि नेताजी ने आखिरी वक्त में अपनी राह अलग कर ली, श्री चंद्रशेखर के साथ और वीपी सिंह जी का साथ छोड़ दिया। इसको इतनी सरल रेखा में उकेरने की ज़रूरत नहीं है, उसका अपना एक संदर्भ है, वो चर्चा फिर कभी। लेकिन मंडल कमीशन लागू हो और जब अदालती प्रक्रिया से वो बाहर आ जाए तो फिर उसको हम अपने सूबे में कैसे लागू कर सकें। तो बिहार और उत्तर प्रदेश वो पहले 2 सूबे थे जिन्होंने उसके रिकमेंडेशन को लागू किया। और उस मूवमेंट में के दौरान भी
चाहे वो काशीराम जी हों, चाहे नेताजी हों, उन सब ने हमेशा उसके लिए एक कोशिश की और विशेष अवसर के सिद्धांत पर जीवन भर चलते रहे। उन्होंने कहा कि चाहे सरकार कुर्बान हो, चाहे जान कुर्बान हो, लेकिन अपने इस संकल्प से हम कभी डिगेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। ये बताना चाहते हैं जब तक ये बराबरी पर खड़े नहीं हो जाते तब तक आरक्षण की नीति लागू रहेगी, विशेष अवसर की नीति लागू रहेगी, चाहे सामाजिक आधार पर हो, चाहे शैक्षणिक आधार पर हो। इस नीति पर हम कायम हैं और ये विश्वास आपको देके जाते हैं। जगह जगह घूम घूम के लोगों को जागृत करने का काम करते थे, उनकी सुषुप्त चेतना को झकझोरने का काम करते थे। और समकालीन वक्त में हम समझते हैं, चाहे शरद यादव जी हों, चाहे लालू प्रसाद जी हों, चाहे मुलायम सिंह जी हों, इन तीनों ने महिला आरक्षण के अंदर सबसे शोषित समाज की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके, इसके लिए एक बड़ा जंग और जिहाद किया। और इतिहास में वो तीनों आदमी एक साथ लोकसभा में मौजूद थे तो संसद की बहस भी देखते बनती थी और हम याद कर पाते थे कभी डॉक्टर लोहिया, किशन पटनायक इसी तरह की धारा की नुमाइंदगी करते होंगे। और जब तक आप जैसे नौजवान, आप जैसी नवयुवतियां इस समाजवाद के साथ हैं तो हम आगे की लड़ाई भी बहुत सहल कर लेंगे और हमें किसी तरह से इस संकल्प से डिगने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि डॉक्टर लोहिया जो है वो हिंदी शोविनिज्म को प्रमोट करते थे। बिल्कुल बकवास बात है। वो मानसिक स्वराज की बात करते थे, वो भाषाई स्वराज की बात करते थे और मौलिक चिंतन निस्संदेह जो आपकी दुख सुख की भाषा है उसी में हो सकती है। और मुलायम सिंह जी भी दक्षिण की यात्रा करते थे तो ये नहीं कहते थे कि हम हिंदी को इम्पोज करना चाहते हैं। वो कहते थे भाई कन्नड़ भी, तमिल भी, मलयालम भी, तेलुगु भी, पंजाबी भी, मराठी भी, ये सारी भाषाएं अपने अपने इलाके में उतनी ही प्रतिष्ठित हों जितनी हिंदी है। और हिंदी को भी लोग योजक कड़ी के रूप में ही क्यों देखें, वो एक सहगामिनी भाषा भी तो हो सकती है। और तमिल जितना क्लासिकल लिटरेचर वहाँ है, संस्कृत को ही क्यों हम ज्ञान की एकमात्र भाषा के रूप में जाने, और अंग्रेजी में हम क्यों बहुत ही सकुचाए हुए से अपने आप को अभिव्यक्त करें। तो इसलिए नेताजी की दृष्टि बहुत साफ थी। और जयललिता भी कहती थी कि जैसे तारों के बीच चंदा है वैसे ही नेताओं के बीच मुलायम सिंह यादव जी शोभायमान है। और एक वोट से ही तो अटल बिहारी की सरकार गिरी। तो हम लोगों के बीच इस तरह के अलग अलग धाराओं के लोगों को एक टेबल पर बिठाकर अपना एजेंडा सेट करने वाले नेताओं के रूप में अगर देखना हो तो 3-4 लोगों का नाम जो हमारे जहन में तैरता है उसमें मुलायम सिंह यादव जी इस देश के हलकुओं के सर्वप्रमुख प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं, जिसने पूस की रात का दर्द भोगा है। और चाहे पर्व हो, त्योहार हो, ये कितनी छोटी और साधारण बात लगती है कि तुम देखो तुम्हारे पड़ोस में किसी के घर पर सेवई है कि नहीं, खीर है कि नहीं, पूरी बन रही है कि नहीं। और अपने गांव से लगाव, उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जिंदा रखने के लिए एक ललक और एक कमिटमेंट। शरद जी भी कहते थे कि हमने तो इस पार्लियामेंट की शक्ल सूरत बदल दी, लेकिन जो लोहिया कहा करते थे कि सूबाई सरकारों में बहुत सारे सूबों का बजट तो मुंबई के नगर निगम के बजट से भी कम है। तो अगर कोई लखनऊ में ही बहुत प्रसन्न है और पटना में ही और भोपाल में ही, तो इस देश पर तो हुकूमत नहीं कर पाएंगे हम लोग। हुकूमत तब होगी जब कोई चरण सिंह की तरह जाके लाल किले पर झंडा फहराए। लेकिन बात इतने से नहीं बनेगी, क्योंकि 24 दिन का प्रधानमंत्री जो पार्लियामेंट कभी फेस नहीं किया हो, बात तब बनेगी जब इस गरीब का, किसान का बाल बच्चा बजट भी बनाएगा, सरकार को भी चलाएगा और पार्लियामेंट में भी डोमिनेट करेगा। और आने वाले दिनों में हम इस तरह का ख्वाब जिंदा रखेंगे। और जिस तरह से यूनिवर्सिटी स्पेसेस में समाजवादियों को लोग याद कर पा रहे हैं, पहले हमारी यात्रा मैक्सिमम होती थी SM जोशी तक, मधु लीमय, मधु दंडवते तक, किशन पटनायक तक।
लेकिन लालू शरद मुलायम का नाम आप ले लें तो सामाजिक रूप से बहिष्कृत करने में लोगों को देर नहीं लगती थी, जबकि हम समझते हैं कि उस पूरे पॉलिटिक्स के नुआंसेस को समझने और तदनुरूप तमाम तिक्रमों को काटते हुए इन वर्गों के लिए कुछ नीतियों का निर्माण करने की सलाहियत अगर 4-5 नेताओं में थी तो उनमें ये 3, रामविलास जी, काशीराम, ये 4-5 लोगों का नाम बहुत ही इज्जत और अकीदत के साथ हम लेना चाहते हैं। और इन्होंने और इनके बारे में तमाम तरह की भ्रांतियां, तमाम तरह के जो ऑबिचरीज समय समय पर लिखे जाते थे, वो इसीलिए कि लोग इनसे घबराते थे कि हमारे तिक्रम को समझते हैं। तो मित्रों, मैं अपनी बात समाप्त करूं इस बात के साथ कि नेताजी के काम काज को और व्यवस्थित तरीके से हम लिपिबद्ध भी करें, बार बार चर्चा भी करते रहें, और उस व्यक्ति पूजा के बजाय उस व्यक्ति का जो संघर्ष है और अलग अलग मोड़ पर इस देश की राजनीति को अपनी शर्तों पर चलाने की जो कुव्वत है वो कभी कम न पड़े और ये कारवां यूं ही चलता रहे। इसी के साथ मैं उन्हें अपनी भावांजलि देते हुए केदारनाथ अग्रवाल जी की कुछ पंक्तियां उन्हें समर्पित करूं कि मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहा जैसा गलते देखा, ढलते देखा, गोली जैसा चलते देखा। बहुत शुक्रिया। मुलायम सिंह अमर रहें, डॉक्टर लोहिया अमर रहें, चरण सिंह अमर रहें और समाजवाद का नाम यूं ही बुलंद रहे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।